नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। टैक्स कैसे बचे और उसे बचाने में कोई गलती ना हो, ये हम सभी की उधेड़-बुन रहती है और आपकी इसी टेंशन को कम करने के लिए हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स टैक्स के हर पहलू को सिंप्लीफाई करते हैं आपके लिए। देश के चुनिंदा टैक्स एक्सपर्ट्स हर हफ्ते टैक्स गुरु में टैक्स कैलकुलेशन से लेकर टैक्स के कठिन नियमों को आसान बनाते हैं और इसमें आज मेरी मदद करने के लिए हैं मुंबई से हमारे टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। नमस्ते बलवंत जी, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, लेकिन आपसे बातचीत शुरू करते हैं उससे पहले बताते हैं आज शो में क्या कुछ खास रहेगा। टैक्स गुरु में आज समझिए एचयूएफ में कर्ता के न रहने पर कौन और कैसे बनेगा उत्तराधिकारी। क्या पत्नी भी एचयूएफ का कर्ता बन सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला जो पीएफ कैलकुलेशन में एक क्लैरिटी लेकर आ रहा है और साथ ही में नौकरी छोड़ने पर लीव इनकैशमेंट की जो रकम मिलती है उस पर टैक्स देना होता है या नहीं। लेकिन शुरुआत करते हैं एक उलझन जो हमारे पास एक क्वेरी के जरिए पहुंची और हमने सोचा कि इसमें क्लैरिटी लाना जरूरी है क्योंकि कई लोग ऐसे सिचुएशन में फंस जाते होंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी एचयूएफ, अगर एचयूएफ का जो कर्ता है वो गुजर जाए तब क्या होगा? तब इसका कर्ता कौन बनेगा? आगे सक्सेशन प्लान क्या होना चाहिए? क्या पत्नी को कर्ता बनने का अधिकार है? और साथ ही में अगर घर में बच्चे भी हैं तो उनके क्या अधिकार होते हैं? नाबालिग बेटा कर्ता बन सकता है या नहीं? ये तमाम सवाल हमारे पास पहुंच रहे हैं और इसी को रखते हैं बलवंत जी के सामने। बलवंत जी, आप तो एचयूएफ पे बहुत कुछ लिखते रहते हैं, तो ये समझाइए अगर एचयूएफ का जो कर्ता है हेड ऑफ द फैमिली वो जब नहीं रहे तो उसके बाद क्या प्लान होता है? ये एचयूएफ आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि एचयूएफ का जनरली परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। मतलब कर्ता के रहने नहीं रहने से उसके एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कर्ता नहीं रहेगा तो उसके बाद में जो सीनियर मोस्ट को पार्टनर है उस फैमिली में वो उसका कर्ता बनेगा और अगर वो सीनियर मोस्ट को पार्टनर तैयार नहीं है तो जो नेक्स्ट है वो उसमें बन सकता है। जहाँ तक प्रश्न वाइफ के कर्ता बनने का है, वाइफ चूंकि को पार्टनर नहीं होती है, मैं बता देना चाहूँगा प्रियंका कि जो व्यक्ति उस फैमिली में जन्म लेता है वो को पार्टनर बनता है। 2005 में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का अमेंडमेंट हुआ उसके पहले सिर्फ मेल जो है वो ही कर्ता बन सकते थे और वही को पार्टनर गिने जाते थे, पर ये अमेंडमेंट के बाद में जो बेटी है वो जन्म लेती है वो भी को पार्टनर होती है। इसके अलावा जो कोई अडॉप्शन से बाहर से आता है वो कर्ता अपना को पार्टनर होता है और कर्ता बन सकता है। जहाँ तक प्रश्न लड़की का, मैंने जैसे बताया कि अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया था सुजाता शर्मा वर्सेज मनु गुप्ता में 2016 में, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर कट बोला है कि लड़की है वो भी कर्ता बन सकती है। जहाँ तक प्रश्न माइनर के कर्ता बनने का है, माइनर चूंकि खुद एलिजिबल नहीं है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, पर वो कर्ता बन सकता है और उसके जो नेचुरल गार्जियन है, जैसे इस केस में मदर रहेगी तो मदर है ना वो उसके बिहाफ पे एक्ट करेगी एज अ नेचुरल गार्जियन। ठीक है, चलिए इसी से जुड़ा एक सवाल भी आया है और ये सवाल बिल्कुल हाईलाइट कर रहा है। यहाँ जितिन छिलानी ने ये सवाल भेजा है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है बलवंत जी। इनके जो दादाजी थे उनका एचयूएफ का अकाउंट था और दादाजी ही करता थे उस एचयूएफ के सारे टैक्सेस, वही अदा करते थे इससे। उनकी मृत्यु के बाद अब परिवार में 2 पोते हैं, 2 बेटी है और उनकी पत्नी यानी जितिन जी की दादी हैं। जितिन जी के पिता जो थे उनकी मृत्यु 12 साल पहले ही हो चुकी है। तो पूछ रहे हैं कि अब कर्ता कौन बन सकता है और कौन अकाउंट में सामान्य रूप से ट्रांजैक्शन कर सकता है? इस प्रक्रिया के लिए बैंक से किस तरह की फॉर्मेलिटीज इन्हें पूरी करनी होगी? बलवंत जी, देखिए मैंने बताया प्रियंका कि अभी जैसे इनकी फैमिली में भी 2 लड़के और 2 लड़कियां बचे हैं तो वो चारों को पार्टनर है। मतलब वो चारों में से जो भी सीनियर मोस्ट हो आम सहमति से उसको कर्ता बनाया जा सकता है। जहाँ तक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ऑपरेशन करने का सवाल है, नॉर्मली कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लगता है, परंतु बैंक अपनी सेफ्टी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट मांगती है तो जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि भाई ये हमारे जो करता है उनकी डेथ होने के बाद में अभी ये पर्टिकुलर व्यक्ति को जो सीनियर मोस्ट है उसको कर्ता नियुक्त किया गया है और ये डॉक्यूमेंट देने के बाद में
बैंक मतलब जो कर्ता का नाम है वो नया नाम डाल देगी और पुराना नाम निकल जाएगा। साथ में डेथ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा जो आपके एग्जिस्टिंग कर्ता है उनका। ठीक है, तो आपसी सहमति से ये नाम वो प्रपोज कर सकते हैं कि ये होंगे अब इस एचयूएफ के कर्ता है। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन बलवंत जी, क्योंकि ये सवाल हमारे पास एक दर्शक का भी आया था। आपने कहा डेथ सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है, लेकिन क्या साथ ही में जो करता है उसकी तरफ से एक सक्सेशन सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है क्या, कि मेरे बाद ये करता होंगे, ऐसा भी एक डॉक्यूमेंट तैयार रखना चाहिए क्या? नहीं प्रियंका, जो सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो जब इंडिविजुअल किसी की डेथ हो जाती है और उनकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। एचयूएफ में सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जो करता है, करता की जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो कौन इनहेरिट करेगा और किसको जाएगी, उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट लगेगा। परंतु एचयूएफ की जो प्रॉपर्टी है, जो बैंकिंग अकाउंट्स वगैरह है, उसके लिए एक बैंक सक्सेशन सर्टिफिकेट इंसिस्ट नहीं कर सकता। मतलब वो दोनों अलग अलग मतलब पर्सन है। जैसे करता खुद की इंडिविजुअल कैपेसिटी में है और एक एचयूएफ का करता है, दोनों अलग अलग है, तो बैंक को ये मांगना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं और कुछ और सवालों की तरफ। गुरुग्राम से एसके चोपड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते चोपड़ा जी, कैसे हैं आप, कैसे मदद करें? बस थैंक यू वेरी मच। हम 6 brothers and 2 sisters हैं। तो माय फादर बिल्ट ए प्लॉट इन 1952 जी फॉर लिविंग। तो वो क्या नाम है, उनकी डेथ 1986 में हो गई और मदर की भी डेथ 2005 में हो गई। हमारा यंगर ब्रदर एक उस प्रॉपर्टी में रह रहा था 2013 तक। 2015 में हमने किसी इन्वेस्टर को दिया, उसने इस प्रॉपर्टी को 4 फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 फ्लोर हमने ब्रदर को फ्री दे दिया फॉर लिविंग, 1 फ्लोर हमने बिल्डर को, इन्वेस्टर को जिसने ये बनाया उसको फ्री में दे दिया, और 2 फ्लोर अभी बाकी हैं जो कि फॉर सेल है। इसमें से 1 फ्लोर हमने अभी 10-15 दिन पहले 35 लाख में बेचा है। तो दूसरा फ्लोर भी रफली इसी प्राइस में जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमने ये 6 भाइयों में 5.5 लाख रुपए ईच में डिवाइड किया है 35 लाख को। तो ये कोई टैक्सी कैपिटल गेन इनवाइट करेगा या कोई गिफ्ट मनी हो जाएगी हमारे पेरेंट्स से? देखिए चोपड़ा जी, ऐसा है, आपके पेरेंट्स की तो डेथ काफ़ी टाइम पहले हो गई, तो उनकी डेथ के बाद में मतलब ये प्रॉपर्टी आप लोगों के हाथ में, 6 भाई है उनके हाथ में आ गई, वो आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी हो गई। जहाँ तक प्रश्न कैपिटल गेन का है, जैसे आपने एक जो फ्लोर है आपके भाई को दे दिया, एक इन्वेस्टर डेवलपर को दे दिया और 2 ये बेचना चाहते हैं। चूँकि आपके 6 भाई है और ये 4 भाग हो रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, परंतु मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि जो 2 फ्लोर आप बेचने वाले हैं उस पर आपको कैपिटल गेन लगेगा। चूँकि आप ये प्लॉट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जो 1 फ्लोर आपके ब्रदर को मिला है उनको सेक्शन 54F में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और जो प्लॉट की कीमत के लिए, क्योंकि आपका फादर का बहुत पुराना खरीदा हुआ है, तो आप 2001 को जो प्लॉट की जो मार्केट वैल्यू थी, जिसके लिए आप वैल्यूएशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उसको आज की तारीख तक इंडेक्सेशन करके आप कैपिटल गेन कंप्यूट कर सकते हैं। परंतु मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि आपका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये रीडेवलपमेंट का जो लॉ है इनकम टैक्स का, वो 2018 में चेंज हो गया है। तो आप कोई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेके ही ये टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करिएगा। और अब गोवा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडारी नाथ वसंत बुकम। मिस्टर बुकम, स्वागत है आपका, कैसे मदद करें, क्या समस्या आ रही है, बताइए। मैडम, मैं गोवा से बुक्कम बात कर रहा हूँ जी। मैं तो एक रिटायर्ड हूँ जी। और वही कंपनी ने मुझे वापस रिटर्नरशिप में रखा है। ओके। और इसके लिए मुझे एक फिक्स अमाउंट मिलता है, उसके ऊपर 10% टीडीएस वो लोग काटते हैं। मुझे ईपीएफ का पेंशन भी मिलता है और मुझे ये साल में एलआईसी का म्यूचुअल फंड से मुझे थोड़ा अमाउंट भी मुझे इनकम एज ए इनकम मिला है। मुझे थोड़ा डिविडेंड्स भी मिलता है और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी मिलता है। मेरा सवाल पूछने का ये है कि मैं कौन सा आईटीआर में भर सकता हूँ और क्या मैं सेक्शन 80 की सी के अंदर मैं 1.5 लाख का रिबेट ले सकता हूँ और हाउस रेंट का भी रिबेट ले सकता हूँ?
देखिए बुकम साहब, ऐसा है कि आप जैसे बता रहे हैं कि आपके रिटायरमेंट के बाद में आपकी कंपनी ने आपको एज ए कंसल्टेंट रिटेन किया है, तो ये जो इनकम आपको होगी वो सैलरी इनकम नहीं होगी, ये आपकी बिजनेस और प्रोफेशन इनकम होगी। और उस पर जैसे आप बता रहे हैं कि टैक्स भी कटता है, तो आपको अगर अभी जैसे ये करंट ईयर का तो ITR अभी मार्च के बाद में नोटिफाई होंगे, परंतु अगर सेम फॉर्म रहते हैं तो आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। दूसरा आपका जो प्रश्न था कि आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, अगर 50,000 रुपये तक है, बाकी FD का इंटरेस्ट वगैरह मिला के, तो सीनियर सिटीजन को 80TTB का डिडक्शन है, तो वो आपको उस पर टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी। जहाँ तक प्रश्न है, आप कह रहे हैं कि मैं ATC का 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ, कहाँ क्यों नहीं कर सकते आप? जो आपकी एलिजिबल आइटम है, जैसे आप NSC ले सकते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल सकते हैं, बैंक FD में डाल सकते हैं, बहुत सारे एवेन्यूज हैं, तो आप क्लेम कर सकते हैं। डिविडेंड आपके हाथ में टैक्स फ्री है। आपका जो LIC से पैसा आया है वो डिपेंड करेगा कि आपने जब पॉलिसी ली थी तब उसका प्रीमियम कितना था। अगर 2002 के पहले लिया हुआ है तो आपका जो प्रीमियम है वो अगर 20% से ज़्यादा तो टैक्सेबल है, अगर 20% से कम था तो वो टैक्स फ्री है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और यहीं पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद निजी कंपनी में काम करने वालों के लिए एक खुशखबरी, PF कैलकुलेशन को समझिए कैसे ये आपको फायदा दिलवाएगा। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। PF कैलकुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है जो कि PF कैलकुलेशन पर एक क्लैरिटी ला रहा है। इस फैसले के अनुसार अब बेसिक सैलरी और स्पेशल अलाउंस के आधार पर PF तय होगा, ना कि केवल बेसिक और DA को कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अब स्पेशल अलाउंस भी जो है उसके आधार पर PF तय होगा। यानी इससे तो यही लग रहा है कि PF की अब रकम बढ़ जाएगी, लेकिन क्या इससे टेक होम सैलरी पर फर्क पड़ेगा? बलवंत जी, आपका क्या टेक है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? हमें फायदा मिलेगा PF में? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि 28 फरवरी को डिसीजन आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो PF का जो कंट्रीब्यूशन होता है 12% का, वो कैलकुलेट करने के लिए आपकी बेसिक सैलरी के अलावा वो सब जो अलाउंस है जो यूनिवर्सली सब एम्प्लॉय को मिलते हैं, मतलब अगर वो जो पैसा आपको मिलता है वो आपकी एफिशिएंसी, आउटपुट, परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं है, तो वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा बेसिक सैलरी पे, और उसके बेसिस पे आपका PF का कंट्रीब्यूशन होगा। तो जैसे आपकी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव वगैरह है, HRA वैसे भी एक्सक्लूडेड है, तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। परंतु नॉर्मली कंपनीज क्या है, सैलरी बेसिक सैलरी कम रखती है और बाकी स्पेशल अलाउंसेज में देती है। जो स्पेशल अलाउंसेज जो अभी तक अगर कंसीडर नहीं किया गया है तो अभी वो बेसिक सैलरी का पार्ट हो गया, आपको जो एम्प्लॉयर को उतना काटना पड़ेगा और खुद को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जहाँ तक इन हैंड सैलरी की बात है, जिनकी जो पे है, जो 15,000 की लिमिट है, 15,000 के से कम है उनके लिए ही एप्लीकेबल है, ऊपर वालों के लिए ऑप्शनल है। तो अगर 15,000 से कम आपकी सैलरी है तो आपकी बेस सैलरी में वो स्पेशल अलाउंस बढ़ जाएगा, तो आपकी जो डिडक्शन है वो बढ़ जाएगी। कुछ केसेज में क्या होता है, आपको आपका एम्प्लॉयर सिर्फ 15,000 ही कंसीडर करता है PF डिडक्शन के लिए और बाकी कंसीडर नहीं करता है, तो उन लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैसे भी उनका 15,000 रुपये ही है। परंतु कुछ कंपनीज में जितनी आपकी बेसिक सैलरी है उसके पूरे पे एम्प्लॉयर आपका PF काटता है और खुद भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ऐसे जो पहले वाला केस और ये तीसरा वाला केस है, उस केसेज में आपके इन हैंड सैलरी आपकी कम हो जाएगी। सेकंड वाला केस है जो जिसपे 15,000 रुपये कंट्रीब्यूशन होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब अपने दर्शकों के सवालों का रुख करेंगे। रोहतक से रोहित अरोड़ा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रोहित जी नमस्ते, बताइए टैक्स को लेकर कहाँ फंस रहे हैं आप, क्या परेशानी है? गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। माय क्वेश्चन इज एक्चुअली मैंने HRA जो है वो डिक्लेयर नहीं किया अपनी कंपनी में। अब नाउ बिकॉज ये क्या मैं ITR में क्लेम कर सकता हूँ और ये टैक्स सेविंग में आ सकता है? बिकॉज आई हैव द। देखिए रोहित जी, ऐसा है कि हाँ मैं समझ गया मैं। रोहित जी देखिए, ऐसा है कि जो HRA है वो आपको इनकम टैक्स एक्ट के तहत मिलता है। एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपसे प्रूफ कलेक्ट करने का, जिससे वो अप्रोप्रिएट टैक्स काटे, मतलब कम टैक्स नहीं कटे। परंतु अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को रेंट रिसीट वगैरह नहीं दी है तो भी आप जब अपना ITR फाइल करें तब आप क्लेम कर सकते हैं।
प्रोवाइडेड, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, जो एचआरए के लिए जो एलिजिबिलिटी की कंडीशन है वो आप सेटिस्फाई करते हैं। मेरा सुझाव रहेगा कि आपकी जो रेंट रिसीट और एग्रीमेंट वगैरह है वो आप संभाल के रखिए, क्योंकि आप जब आईटीआर में क्लेम करेंगे, आप आज की तारीख में कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर सकते हैं, तो कभी भी आपका केस डिटेल्ड स्क्रूटिनी के लिए अगर सिलेक्ट होता है और इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे प्रूफ मांगता है तो तभी आपको वो प्रूफ देना पड़ सकता है। तो आप प्रूफ संभाल के रखिए और जब भी आप ये आईटीआर फाइल करें तब एचआरए का क्लेम ले लीजिए। अगला सवाल राकेश कुमार गर्ग जी का है, जिन्होंने बताया कि वो 65 साल के सीनियर सिटीजन हैं, पिछले 20 साल से सीड ट्रेडिंग का एक बिजनेस कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है। जनवरी 2019 में इनको आईटी विभाग की कंप्लायंस पोर्टल की ओर से रिटर्न न भरने का एक एसएमएस आया। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद राकेश को पता चला है कि वित्त वर्ष 2016-17 और 17-18 में कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं और अब पूछ रहे हैं कि वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आईटीआर फाइल करना चाहिए, अगर हाँ तो किस सेक्शन के तहत और क्या पेनल्टी भी अब इन्हें देनी होगी। बलवंत जी। देखिए प्रियंका, ऐसा है कि रोहित जी या जो बाकी टैक्स पेयर्स भी हैं अभी सिर्फ 1 साल का ही इनकम टैक्स का रिटर्न भर सकते हैं, जो मार्च 18 खत्म हुआ, और वो भी 31 मार्च तक कर सकते हैं, और उसमें भी आपको 10,000 का लेट फाइलिंग फीस देना पड़ेगा। जहाँ तक 2016-17 का जो रिटर्न फाइल करना है वो अगर आपको सेक्शन 148 का नोटिस आता है तो वो आप उसका रिटर्न भर सकते हैं, परंतु उस सिचुएशन में आपको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो इनकम जो है जिस पे आपका टैक्स नहीं भरा है उस पे ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी होती है उसका 50% से लेके 200% तक आपसे पेनल्टी लेवी की जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि वो आपका अंडर रिपोर्टिंग है या मिस रिपोर्टिंग है। परंतु जब तक आपको 148 का नोटिस नहीं आ सकता तब तक कोई आईटीआर आप फाइल नहीं कर सकते। अगला सवाल पूछने के लिए कोलकाता से राजीव कौर हमारे साथ हैं। नमस्ते राजीव जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा भाई दुबई में है, तो उसमें पीपीएफ अकाउंट ओपन किया था नवंबर 15 को, और वो वाला पीपीएफ अकाउंट अभी चला सकता है कि नहीं चला सकता है, ये जानकारी चाहिए था। हाँ देखिए राजीव जी, ऐसा है कि आपके ब्रदर ने जो ये पीपीएफ अकाउंट अगर एनआरआई बनने के, नॉन रेसिडेंट बनने के पहले अगर खोला है तो उसको 15 साल तक आप चला सकते हैं, परंतु 15 साल के बाद में आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। बीच में वैसे गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया था कि जो भी व्यक्ति ने पीपीएफ अकाउंट खोल रखा है वो जैसे ही नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे वैसे उनको वो बंद करना पड़ेगा, पर वो जो नोटिफिकेशन है वो भी सस्पेंड हो गया। परंतु अगर आपके ब्रदर ने वो जो अकाउंट है अगर नॉन रेसिडेंट बनने के बाद में खोला है तो वो गलत काम हुआ है। आप बैंक मैनेजर को अप्रोच कीजिए और वो अकाउंट बंद करवा दीजिए। ब्रेक के बाद हम समझने वाले हैं कि नौकरी छोड़ने पर जो लीव इनकैशमेंट की रकम मिलती है इस पर टैक्स लगता है या नहीं। वेलकम बैक। टैक्स से जुड़े आपके तमाम सवालों का जवाब लेकर हम टैक्स गुरु में हाजिर रहते हैं, और अब मेरे साथ जामनगर से उदय जी जुड़ रहे हैं अपने सवाल के साथ। नमस्ते उदय जी, कैसे मदद करें आपकी, हम बताइए। नमस्ते मैडम, एक्चुअली 2015 में मैंने एक कंपनी से रिजाइन किया था, और रेजिग्नेशन में हमको लीव इनकैशमेंट में कुछ अमाउंट मिला था, 1 लाख समथिंग, लेस देन 2 लाख। तो वो अमाउंट एक्चुअली उस पे हमने टैक्स पे कर दिया था, लेकिन कुछ ही दिन पहले, अभी मुश्किल से 1.5-2 महीने या 3 महीने पहले टैक्स गुरु प्रोग्राम से मुझे पता चला कि रेजिग्नेशन में जो लीव इनकैशमेंट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। तो मेरा तो जो लास्ट डेट था रिवाइज्ड आईटीआर फाइलिंग की भी डेट निकल गई है। अब हमारे पास क्या रिमेडी है कि हम अपना एक्स्ट्रा टैक्स पेड जो गवर्नमेंट को हो गया है वो रिटर्न ले सकूं, क्योंकि रिवाइज आईटीआर भी हम फाइल नहीं कर सकते हैं और उस पर हम ये टैक्स भी पे कर चुके हैं। प्लीज मैडम। देखिए उदय जी, ऐसा है कि चूंकि आपका रिटर्न रिवाइज करने का टाइम निकल गया, क्योंकि असेसमेंट हो गया है, आपको इंटीमेशन वगैरह मिल गया होगा, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है जो इनकम टैक्स के रिकॉर्ड पे है, मतलब रिकॉर्ड से ही पता लगाया जा सकता है कि भाई ये कुछ गलत हो गया, तो आप सेक्शन 154 है उसके तहत एक रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का एप्लीकेशन कर सकते हैं और ये रिफंड क्लेम कर सकते हैं। परंतु यह आपको असर्टेन करना पड़ेगा कि आपने जो लीव एनकैशमेंट पे टैक्स भरा है
तो वो इनकम टैक्स के रिकॉर्ड पे कहीं वो दिखता है क्या कि वो लीव एनकैशमेंट थी? अगर आपके फॉर्म 16 पे लीव एनकैशमेंट दिखता है, या अगर एम्प्लॉयर ने अगर दिया है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उसमें अगर कहीं दिखता है तो आपको ये सेक्शन 154 का रेक्टिफिकेशन का एप्लीकेशन करना है। ये एप्लीकेशन आपको जिस साल में असेसमेंट होता है उस साल के ख़त्म होने के बाद में 4 साल के भीतर भीतर कर सकते हैं। तो आपके पास जो रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन करने का टाइम है, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन के जरिए उदय जी आपको मदद मिल सकती है, विंडो भी है आपके पास अभी इस रेक्टिफिकेशन को डालने के लिए। थैंक यू सो मच बलवंत जी, आपने हमारे दर्शकों के टैक्स से जुड़े इतने सारे सवालों का जवाब दिया। टैक्स गुरु में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन टैक्स से जुड़ा वो सवाल जो आपको परेशान कर रहा है, उस परेशानी को भेजिए हमारे पास। हमारा ईमेल एड्रेस है tax@moneycontrol.com। सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर भी भेजें और हमारे टैक्स एक्सपर्ट आपको निकालेंगे आपकी इस उलझन से। तो अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।